गाड़ी में साफ सफाई रखना, कोई आ रहा है तो उसको वो सामान प्रोवाइड करा देना। कामयाबी के लिए ना 2-4 चीज़ें होती हैं। कहेंगे तू बाहर मिल, फिर से बाहर बात करूँगा मैं। आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नीव नमस्कार। अब नीव नमस्कार क्या है? नीव नमस्कार सबसे पहले आपको ब्रीफ करूँ कि नीव नमस्कार मतलब कि नीव का मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत रखना। तो क्या है कि मेरी कंपनी का नाम भी जो है वो नीव प्रॉपर्टी वाला और चौहान प्रॉपर्टी वाला है। तो जो है कि हम वहाँ से और इससे दोनों को कनेक्ट करता हूँ और दिल की गहराइयों से आपको नमस्कार करता हूँ। तो इसलिए नीव नमस्कार मैं हर जगह कहता हूँ। तो आज सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबके साथ में, आप सबके सामने खड़ा हूँ, आप सबको अपने बारे में बताऊँगा और आप सबके बारे में जानूँगा भी। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आज मैं काम कर रहा हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, उस प्लेटफॉर्म पे आने का, उस प्लेटफॉर्म के बारे में सोचने के बारे में भी बहुत लोगों का सपना होता है कि भाई हम भी कुछ ऐसा करेंगे और हम भी कुछ वैसा करेंगे। बट बहुत लोगों के मन में ये भी आ जाता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। बट लोगों की सोच ये होती है कि भाई ये पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। बट मैं अगर थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में आपको बताऊंगा तो आज जो आप मेरा प्लेटफॉर्म देख रहे हो विचार से व्यापार विद चौहान सर, अगर इसके पूरे नाम की बात करूँ कंपनी की, तो पूरा नाम जो है वो विचार से व्यापार विद चौहान सर। और जिस इस प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचा, वो पहुंचा चौहान प्रॉपर्टी वाला के प्लेटफॉर्म से शुरुआत करते करते। तो इस प्लेटफॉर्म पर आते आते क्या क्या चीज़ों का मेरे को सफ़र करना पड़ा, क्या क्या सफ़र तय करने पड़े, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूं। आज तो आपको मैं बहुत तरोताज़ा दिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया सा दिख रहा हूँ, बट पर्दे के पीछे की क्या कहानी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। कि आज एक चौहान प्रॉपर्टी वाला, आज पूरा हिंदुस्तान जो है वो देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। आज किसी को प्रॉपर्टी लेनी होती है तो उसको पता होता है कि भाई आप जैसे आप देख रहे हो, आपको किसी को एक मोबाइल ख़रीदना है तो आप बता सकते हैं कि किस किस कंपनी का मोबाइल आ रहा है? कोई बताएगा? एक मेरे को मोबाइल खरीदने जाना है तो कोई कंपनी बताएंगे आप? सर आप बताएंगे आईफोन। सर और मैम आप बताएंगे कोई? वन प्लस। और मैम आप पीछे से? सैमसंग। देखिए आपको मतलब माइंड मेकअप है कि आपको फ़ोन खरीदना तो ये कंपनी का फ़ोन हमें खरीदना है। तो सेम चीज़ जो है ना वो लागू होती है मेरे साथ भी कि भाई आज जो है कि अगर किसी को घर लेना है तो अब ऐसा होना चाहिए ना कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी होना चाहिए कि जिसको पता हो कि भाई किससे घर लेना है। तो जो मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करा चौहान प्रॉपर्टी वाला, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर तैयार किया कि किसी को भी अगर घर लेना है तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे चौहान प्रॉपर्टी वाला को जाके सर्च करना है। जैसे किसी को सिम लेनी है तो एयरटेल वोडा आइडिया पे जा रहा है, किसी को फ़ोन लेना है तो वो आईफोन देख रहा है, कोई वीवो देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। तो ऐसे ही अगर किसी को घर लेना है तो उसको जो है वो चौहान प्रॉपर्टी वाला पे जाके सर्च करना पड़ेगा कि भाई मुझे प्रॉपर्टी लेनी, चाहे आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी प्रॉपर्टी सर्च करनी हो। तो ये एक नाम कैसे बना, किस तरीके से हम पहुंचे, उसके लिए मैं आपको ब्रीफ करता हूं कि जो अभी हमें बात कर रहा था कि अभी तो तरोताज़ा आपको देख रहा हूं कि पर्दे के पीछे की क्या कहानी है। तो पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि जो मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत करी थी करीबन अच्छा मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप कुछ कह सकते हैं कि मेरी स्टडी कितनी होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी अभी जो भी मुझे आप देख रहे हैं? ठीक है, चलिए सर ने MBA कहा। मैम आपसे पूछना चाहूँगा, अभी तक जितना भी सुना आपने मुझे 1 मिनट 1.5 मिनट, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्टडी मेरी होगी? मुझे लगता है बिजनेस मैनेजमेंट का कुछ किया होगा। चलिए कोर्स किया होगा। मैम आप बताएं? ग्रेजुएशन। चलिए बहुत बढ़िया। सर आप बताएं? चलिए आप सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप सुन रहे हैं? 12वीं पास होंगे। आप बेटा आप क्या कहना चाहोगे? मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, क्वालिफिकेशन कितना पढ़ा हूँ अंदाजा? कुछ भी एक हिंट, कुछ भी एक हिंट दे सकते हो? 12th के आगे। सर आप? आपकी बातों से लग रहा है कि आप नहीं पढ़ लिए। बहुत बढ़िया बात है। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने 10th तक पहुँचा, 10th पेपर में पास नहीं हो पाया। 2 से 3 बार मेरी कंपार्टमेंट आई और मैंने पूरी ताकत लगाई कि मैं उसको पास करूं। पर कहते हैं ना वो जितनी बार पढ़ाई करी, पहली बार जो नंबर आए वो 26 नंबर आए। 33 नंबर चाहिए होते हैं 100 में से पास होने के लिए। अभी पता नहीं कितने चाहिए, बट हमारे टाइम में 33 चाहिए। तो आप समझो कि फर्स्ट पेपर दिया तो 26 आए, सेकंड पेपर दिया जब पूरी पढ़ाई करने के बाद क्या पास होना है तो 25 आए, फिर और ट्राई करा तो 23 आ गए। तो आप ये समझो कि मेरे को इतनी समझ आएगी कि जगदीप सिंह चौहान बेटा तेरे बस की बात नहीं है, अब तू इस पढ़ाई को नहीं कर सकता। इससे पहले कि ये धक्के दे के तेरे को बाहर निकालें, तुझे खुद निकल जाना चाहिए। तो मैंने घर पे बता दिया पापा मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। अब पहले के ज़माने में क्या होता था आप समझते होंगे, जब बच्चा नहीं पढ़ रहा होता तो क्या करा जाता है, चल भाई इसको कहीं काम पे लगा दो। अच्छा पहले आप, आज तो चलो टेक्नोलॉजी बहुत प्लस हो गई है, मगर पहले क्या होता कि भाई कुछ ना कुछ इसको तजुर्बे का काम दे दो, हाथ का काम सिखा दो इसको। तो अब हाथ के काम में बहुत सारे काम आते हैं। अब हाथ के काम में एक रेडी लगाना भी हो गया है, सब्जी बेचना भी हो गया है, एक मैकेनिक का काम भी हो गया है, एक दर्जी का काम भी हो गया है। ये बहुत सारे काम है, कारपेंटर हो गया, फोटोग्राफी हो गई, किसी भी तरह की। आज अगर फोटोग्राफी की बात करें तो ये एक प्रोफेशनल काम हो गया है, बट किसी टाइम में फोटोग्राफी आप समझना एक नॉर्मल काम हुआ करता था। तो ऐसे ही अब मेरे फादर साहब ने क्या करा, वो किसी को जानते थे, उन्होंने क्या करा कि भाई चलो भाई इसको ऐसा करते हैं मैकेनिक लाइन में डाल देते हैं। तो आप यकीन मानिए जनकपुरी दिल्ली में लोकेशन है, वीरेंद्र नगर मार्केट है, भारती कॉलेज के पास में, हरिनगर घंटा के पास में।
वहाँ पर समझ लो मैं एक कार मैकेनिक हेल्पर लग गया। कार मैकेनिक हेल्पर मतलब आप समझते हैं जिसका काम है सिर्फ गाड़ी पे कपड़ा मारना और गाड़ी पे साफ़ सफाई रखना। कोई आ रहा है तो उसको वो सामान प्रोवाइड करा देना। आपका अगर कोई उस्ताद जी है, आपके गुरु हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, गुरु तो खैर वो बाद में बनते हैं, पहले तो वो वहाँ के दुकानदार होते हैं, तो वहाँ से उनका सामान ला के देना, इधर से उधर करना और उनकी मदद करना बस हर सामान में। तो ये, और कितना पैसा मिलता था उन दिनों में, अगर मैं बात करूँ 100 रुपये 150 रुपये हमारा महीने का खर्चा होता था। कोई सैलरी नहीं थी, 100-150 रुपये हमें मिलने। तो अगर शुरुआत कही जाए तो एक कार मैकेनिक हेल्पर से मैंने अपनी शुरुआत करी। 4 से 4.5 साल लमसम मैंने, 16 साढ़े 16 साल की एज थी मेरी जब मैं अपना इसमें आ गया था इस लाइन के अंदर। तो 4 से 4.5 साल मैंने एक कार मैकेनिक हेल्पर का काम किया। काफ़ी कुछ सीखा भी 4 साल के अंदर। कारण क्या होता है कि मैकेनिक लाइन के अंदर आपको समय बहुत देना पड़ता है, तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी वहाँ पर। और सीखने के बाद क्या है कि 1300 रुपये तक मैं अपनी इनकम पे पहुंचा 4-4.5 साल के अंदर। मतलब 1300 रुपये कमाए, ऐसा नहीं कमाया, पर 1300 रुपये तक इनकम बढ़ी। छोटे मोटे खर्चे वर्चे निकाल के इतना अर्निंग होने लग गई। बट अब बात करूँगा कि विचार से व्यापार क्या रहा और कैसे क्या चल। किसी भी फील्ड में पहुंचने के लिए, कामयाबी के लिए ना 2-4 चीज़ें होती हैं। एक, जैसे अभी सर ने पीछे से कहा था कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। क्यों आपको क्यों करना है, कारण इस फील्ड में क्यों आ रहे हो, ये काम क्यों कर रहे हो, ये चीज़ क्यों खरीद रहे हो, क्या कारण है। हर चीज़ के लिए क्यों सबसे पहले बंदा करता है, क्यों भाई। तो रीज़न मेरे साथ भी कुछ चीज़ ऐसी हुई। क्या हुआ, अब उन 3-4 साल के अंदर जब मैं काम करता था वहाँ पे क्या होता है, कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो रेगुलर आते हैं। जब वो रेगुलर ग्राहक आते हैं ना, तो रेगुलर ग्राहक आने पे क्या होता है, थोड़ा सा भैया से थोड़ा सा और ऊँचे चले जाते हैं। तो हम भी वहाँ पर क्या होता था, आने लगे तो उनसे भैया भाई होके बात करने लगे। वहाँ एक सरदार जी आते थे रेगुलर, और थोड़े बिगड़े बाप के औलाद भी थे थोड़ा सा, और बढ़िया गाड़ी लेकर आते थे महंगी, और आए दिन ठोक ठाक के लाते थे या कुछ ना कुछ करके लेकर आते थे, गाड़ी को ख़राब करके लाते थे। तो मैं क्या करा, मैंने उनको, मेरा काम होता था भाई उनको ठीक करना, और हमारे उस्ताद जी का काम होता था। तो उन दिनों में आपने सुना होगा ना, आज से अगर हम बात करें तो करीबन 14-15 साल पहले एक फ़ोन लॉन्च हुआ था। आपने देखो 6600 फ़ोन, अगर कोई जानता हो तो, जो मेरी उम्र का बुढ़ा होगा वो समझ जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। जो 6600 फ़ोन था नोकिया का, जिसमें यू शेप की उसका फ़ोन था, उसमें एक सबसे फर्स्ट टाइम में अगर किसी में अगर पेंसिल आई थी ना, स्टिक आई थी फ़ोन में टच वाली, तो वो 6600 फ़ोन के अंदर आई थी। तो वो सरदार जी जो है वो गाड़ी से निकल के, मैं अपना काम कर रहा था, वो निकल के साइड में खड़े होकर अपना टिप टॉप कर रहे थे उसके ऊपर कि क्या टिप टॉप लगे हुए। तो मेरा मन ना एकदम मतलब कर गया, मैंने पूछ लिया, क्योंकि मैंने फ़ोन हमेशा ऐसे बटन दबा के ऐसे बात करते हुए देखा था। और यहाँ फिर मैंने देखा था बड़े उस टाइम बड़े फ़ोन भी आते थे, पेजर भी देखे थे, पर ऐसे टच वाली चीज़ नहीं देखी थी। तो मैंने पूछ लिया वजह से कि ये सर क्या चीज़ है भाई, बाजी मैं जान सकता हूँ क्या चीज़ है। तो उन्होंने बोला बेटा तेरे बस की चीज़ नहीं है, तेरा मतलब नहीं है इसमें। अब वो अपनी जगह ठीक थे, एक हेल्पर, एक लड़का 16-17 साल का लड़का कोई चीज़ ऐसी पूछ रहा है जो उसका कोई मतलब नहीं है लेना थी, तो बोल ही देगा। अब मैंने फिर देखा मेरे से नहीं रहा गया, मैंने फिर पूछ लिया, मैंने पाजी थोड़ा सा क्या मैं पकड़ सकता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने फिर पूछ लिया, मैंने कहा पाजी क्या चीज़ है। तो उन्होंने वहाँ पर मुझे एक वर्ड बोला कि बेटा ये तेरी बस की चीज़ नहीं है, तेरी हैसियत से बाहर है। उन्होंने मेरे को एक वर्ड बोला कि तेरी हैसियत से बाहर है। तो जब उन्होंने वर्ड बोला तो एक 17 साल का 16 साल का बच्चा क्या बेइज्जती महसूस करेगा। तो हालांकि ये बात थी बेइज्जती की। अगर मैं आपको कोई बात ये बोल दूँ कि आपकी हैसियत से बाहर है, या आप मुझे बोल दो तो हम 1 मिनट में अपनी ईगो पे ले गए जाए और कहेंगे तू बाहर मिल, तेरे से बाहर बात करूंगा मैं। यहाँ भी सारे बैठे और उसके बाद सारा टारगेट खत्म, सब मोटिवेशन खत्म, तू बाहर मिल, बाहर बात करेंगे। अब खत्म गया, भाड़ में गया बिजनेस। अब तूने क्या बात कह दी मेरे को। तो 17 साल का बच्चा क्या दिल पे लेगा। तो मैंने भी इसी तरह से दिल पे नहीं लिया। पर क्या हुआ, 1 दिन 2 दिन बाद ना बस ऐसी मन में आया, वही उसी दुकान पर, यार वो भैया ने कहा क्या था कि तेरी हैसियत से बाहर है, तेरी औकात से, ये क्या वर्डिंग हुई। मतलब वहाँ से ना एक चिंगारी समझ के आओ कि मैंने क्या कहा कि या तो वाई क्लियर हो या बेइज्जती हुई हो कहीं पर। तो आदमी ना कुछ भी करता है ना, तो या तो उसकी लाइफ में उसकी बेइज्जती होती है तो ही वो कोई काम करता है, या उसके कोई ना कोई रीज़न उसके पास होता है तो वो काम करता है। तो मेरा सबसे पहला जो रीज़न हुआ ना मार्केट से, उस मैकेनिक लाइन से बाहर निकल कर आने का, वो रीज़न क्या रहा कि मेरी बेइज्जती हुई। वहाँ पर मुझे फील हुआ कि जगदीप तू एक फ़ोन नहीं खरीद सकता, मतलब तेरी इतनी हैसियत नहीं है कि तू एक फ़ोन नहीं खरीद सकता। घर पे जाके बोलता, जिद करता, कुछ भी करके माँ बाप दिला देते, वो एक बात अलग थी। लोग क्या करते हैं, बच्चे माँ बाप से इतनी जिद कर देते कि ज़मीनें तक बिकवा देते हैं, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे फ़ोन खरीदना है, मैंने ये लेना है। तो क्या होता है कि उस टाइम पे ये चीज़ मैं करता तो मैं, हो सकता है मेरे माँ बाप भी मेरे लिए वो चीज़ कर देते, ठीक है। पारिवारिक रूप में अगर देखा जाए तो हम इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, हाँ, पर पापा के पास इतनी ज़मीन थी कि वो खरीद के मुझे कुछ भी दिला सकते थे। बट वो चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी कि हम ये चीज़ करेंगे। अब जब मैंने देखा कि भाई ये चीज़ हो गई मेरे साथ और मेरे को बेइज्जती फील हो गई, तो मेरे को समझ आ गई अब बेटा तू कार मैकेनिक और 800-700 रुपये कमा कर जो है तू ये फ़ोन नहीं खरीद सकता और तू गाड़ियाँ नहीं खरीद सकता, कुछ नहीं कर सकता। वहाँ से जो है ना विचार जिसे कहते हैं, वो विचार मेरे दिमाग में आने चालू हुए कि जगदीप अब तू ये बता कि तुझे यहाँ से कैसे निकलना, कैसे क्या करेगा। तो उन दिनों में क्या हुआ करता था, आपने सुना होगा एक कोर्स चलते थे, आपने देखा होगा 25,000 रुपये महीना कमाए, मोबाइल रिपेयर करे।
लैपटॉप रिपेयर करें, हार्ड वर्किंग और नेटवर्किंग, ये 2-3 कोर्स निकले थे बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो उन कोर्सेज पे अब क्या देखिए, मेरे पास साइकिल थी एटलस, मैं वो लेता था, घर से जनकपुरी जाता था, वहाँ से उठाया घर पे, ये सुबह शाम होता था, किराए के पैसे बचाता था, 5-7 रुपये उस टाइम पे लगा करते थे, तो वो बचाने होते तो साइकिल पर जाता था। तो मैंने हमारे ना टर्मिनल के पास में एक पूरी वो एक ऐसी लोकेशन है जो पूरी रोड पर ना सारे वो बाहर एक कैनोपी टाइप लगा के खड़े होते हैं, उसमें वो पेपर लेके खड़े होते हैं और उसमें वो आपको कोर्स के बारे में बता रहे होंगे कि ये कोर्स है, ये कोर्स है, ये कोर्स है। तो मैंने भी ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा दिखाओ भी ये क्या कोर्स है, ये कैसे है। आप बहुत ध्यान से समझना जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ बनी और कैसे बनती है। लोगों की सामने सब अच्छे लगते हैं बट पीछे क्या मेहनत रहती है। तो जब मैंने वो चीज़ देखी कि या पेपर, उसने बोला 25,000 रुपये जो है वो महीना कमा सकते हो, पर इसके लिए क्या है कि आपको 3,000 रुपये महीना फीस भरनी पड़ेगी, 36,000 रुपये आपके साल के हो जाएंगे। तो ठीक है, मुझे समझ आ गया। उस टाइम ये नहीं पता था कि 36,000 लाऊंगा कहाँ से, ये दिख गया कि 25,000 कमाऊंगा। तो मेरे को दिखा 25,000 कमाऊंगा, मैंने क्या करा, मैंने कहा ठीक है भैया बताओ कैसे क्या करना होगा। वो लेकर चले गए मेरे को अपने, जो क्या होता है बच्चे बाहर खड़े होते हैं जिनको दुकान को लगाते हैं दिहाड़ी पे कि भाई तुम ग्राहक पकड़ के लेकर आओ, ग्राहक पकड़ के लेकर आओ। अब मैं ऊपर गया, तो जब गया वहाँ पर एंट्री के रिसेप्शन में बैठा, पानी पीने को मिला, ठंडा पानी मिला वहाँ पर, और फिर उन्होंने बोला आइए सर आप मिलवाते हैं। अब मैं रोहित जी आपको बताऊँ, मैं गया कैबिन के अंदर। अब आप ये समझो एक कार मैकेनिक कितना भी सुंदर हो, पर अगर वो कार मैकेनिक है तो वो हमेशा काला ही रहता है। तो उन दिनों में धूप की मार खा के, नहीं तो अगर देखा जाए तो मैं अपने घर में बहुत सुंदर बच्चा था, ठीक है, मेरा छोटा भाई मैं, हम दोनों बच्चे बहुत सुंदर रहे, गोरे गोरे रहे अपने घर के अंदर। तो उन दिनों में उन 4 साल के अंदर काम करके ना ऐसे काले हो गए थे कि क्या बात कहें। अब क्या है कि कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता था किसी भी लड़की के सामने खड़े होने का, आप ये समझ लो। मतलब लड़की का मतलब पता क्या होता था कि दीदी बोलना है बस, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं बोल सकते, नहीं तो आपको थप्पड़ पड़ने वाला है। अगर आप, उम्मीदें खत्म हो जाती है, क्योंकि आप जब एक हेल्पर हो, मैकेनिक हो, आपकी जेब में पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो सामने से बिल्कुल उम्मीद खत्म हो जाती है कि कोई रिस्पॉन्स देगा। तो मैं जब अंदर घुसा तो एक सुंदर सी मैडम चेयर पे बैठी हुई है, ठीक है, और मैडम कह रही आइए सर बैठिए सर, ठीक है। मैं बैठ गया, वो बड़ी रिस्पेक्ट से बात करके मुझे बोल रही, क्योंकि मैं उनके लिए कस्टमर था पहले। तो जब मैंने एंट्री करी तो मेरा कॉन्फिडेंस तो वहीं डाउन हो गया बिल्कुल ही। अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने जब मुझसे 2 सवाल पूछे कि हाँ जी बताए क्या करना चाह रहे हैं आप, तो थोड़ा सी लड़खड़ाती आवाज़ में मैंने बोल दिया कि हाँ मेरे को जो है 25,000 रुपये कमाने हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला 25,000 कमाने, ठीक है। उन्होंने सारी चीज़ बता दी, मेरे को लगा मैं कमा लूँगा महीने के एंड में। जब मैं जाने लगा तो उन्होंने बोला सर अब आपको ना 36,000 रुपये महीना साल का देना भी पड़ेगा। तो मैंने कहा देना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे काम करना था, 25,000 कमाने थे, वहाँ थोड़ी हिम्मत थी कि हाँ मैं करूँगा, कमा लूँगा। अब क्या, वो घर चला गया, घर जाके मम्मी पापा को बोला। सबसे पहले घर में जब मैंने बताया तो पहले तो जो पापा है, पापा ने तो कहा चलो ठीक है बच्चा कुछ करना चाहता है। मम्मी, अब भाई जो है सब हंसने लग गए, अबे तू कल का कार मैकेनिक हेल्पर, और तू जो है वो क्या नाम है पढ़ा लिखा की बात कर, तू पढ़ा लिखा कितना है। मैंने कहा मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, खास नहीं हूँ। तो अब उन्होंने, मतलब सबसे पहले जो शुरुआत हुई कहाँ से हुई, घर से ही नेगेटिव होना चालू हुआ। पहले घर वाले जो मेरे भाई है उन सब ने एकदम बिल्कुल एकदम मजाक बना दिया, ये काम करेगा, ये चीज़ करेगा। उम्मीद नहीं थी ना कि ये चीज़ें कर सकता है कि, तो उन्होंने मेरा मजाक बनाना चालू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैंने पापा से जिद करी, पापा मुझे ये चीज़ करनी है। पापा ने कहा ठीक है मर्जी है तेरी भाई, करते हो तुझको जो करना है वो कर, तेरे को कोई मना नहीं है। पापा बीमार रहते थे और बहुत बीमार रहते थे, बहुत खर्चा उनके ऊपर होता था। मतलब आप एक एवरेज लगा लो कि अगर उनकी अर्निंग की बात करी जाए तो वो अपने टाइम पर समझ लो कि उन दिनों पे 10,000 रुपये 8,000 रुपये, मतलब समझ लो हर 4 दिन में कमाते थे। मतलब साल का उनका 70-80 हज़ार रुपये, आज से 16-17 साल पहले इनकम थी पापा की, अच्छा काम था। बट क्या कि सब पैसा बीमारी पे लग जाता था उनकी। तो क्या होता था, हम इतने परेशान रहते थे। अब पापा ने बोला बेटा तेरा जो मन करता है, तू पढ़ाई नहीं कर पाया, जो तेरा मन करे कर, तेरे को कोई मना नहीं है। सबसे पहला सपोर्ट मिला कहाँ से, पापा ने ओके कर दिया कि तेरा जो मन करता है वो कर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, जब मैंने वहाँ से ओके करा तो पैसे कहाँ से लाऊंगा। पापा ने कहा बेटा अरेंजमेंट तेरे को करनी है, थोड़ी बहुत मैं करा दूंगा। अब मुझे ना शर्म आने लग गई कि मैं पापा से पैसे मांग रहा हूँ। मुझे ना फील होने लगे कि मैं पापा पहले इतना बीमार रह रहे हैं और इतना वो कर रहे हैं, मैं कैसे करूँगा, कैसे क्या चीज़ करूँगा। मैंने उस चीज़ को नहीं करा। फिर मुझे क्या हुआ, मेरे को लगा कि भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई। वहाँ से मैंने देखा कि भाई ऐसा करते हैं, मेरे को चाहिए 3,000 रुपये, 100-150 रुपये कमाने हैं रोज़ के, बस कैसे भी करके। तो वहाँ किसी के को मैं जानता था, वहाँ से मैं एक हमारे शनि बाजार है, वहाँ पर एक चौक है, वहाँ पर गुप्ता साहब है, उनकी दुकान पर हमेशा जाते थे मेरे पापा मुझे जुराबे और रुमाल दिलाने के लिए हमेशा, ठीक है। अब मेरा बस ऐसे ही मैंने देखा, मेरा मन कर गया, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कि भैया इस पर क्या कैसे होता है, कैसे प्रॉफिट आएगा। क्योंकि एक अनपढ़ आदमी जो खास पढ़ा लिखे नहीं, वो तो ऐसे ही काम करेगा, नौकरी कहीं मिल नहीं सकती है। तो वहाँ से मैंने उनसे बोला कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा और आप मेरे को बताओ क्या प्रॉफिट आया करेगा। तो उन्होंने बताया कि अगर तू इतनी जुराबें रोज़ बेच लेगा, इतने रुमाल तू रोज़ बेच लेगा, तो तू रोज़ के 100-150 रुपये बचा लेगा। तो वहाँ से क्या हुआ, मैंने वहाँ से फिर उनसे जुराबें खरीदी,
थोड़ी सी खरीदता, एक बैग लेता, जो मेरा बैग था, एक लैपटॉप टाइप का बैग मैंने खरीदा लैपटॉप वाला। उसमें लोगों की नज़रों में लैपटॉप था, मेरी नज़रों में उसमें जुराबें थी। तो वो जुराबें जाना दुकानों पे, मार्केट में जाना। आप इस लोकेशन की भी अगर बात करो तो इससे भी नियर डियर में करीबन करीब समझ लो आज से 15 साल पहले, जब ये भी थोड़ा जंगल टाइप इलाका होता था, यहाँ पर भी आके जुराबें बेच के जाना। आनंदपुर साहब, आनंदपुर जगह है यहाँ पर एक, वहाँ पे गया, बस अड्डे के पास जाना, वहाँ जाना, दुकानों पे जाना। मार्केट के बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जिनकी दुकानों पे जाके उनको दुकान पे जाके जुराबे बेच कर आना। अब वो आज नहीं जानते कि ये लड़का जो बच्चा है जो हमारी दुकान पर आके हमें जुराब रुमाल बेच कर गया हुआ है, तो उनको नहीं मालूम ये बात। वहाँ से समझ आई कि चलो भाई थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगेगा। अब किसी ने बता दिया कि भाई एक काम और ऐसा है जिसमें ना 300-400 रुपये रोज के मिलते हैं। मैंने क्या मिलते, कह रहे वेटर का काम है कि भाई आप अगर वेटर का काम करोगे 300-400 रुपये रोज मिलेंगे और आपकी फीस भी इकट्ठी हो जाएगी। मुझे समझ आ गई वो चीज़, मैंने देखा ठीक है भैया कर लेता हूँ। अब क्या 300-400 मिलते प्लस वहाँ से टिप भी मिली, तो लालच बढ़ गया कि 200-300 रुपये 100 रुपये जो है वो टिप भी मिल जाती थी। अब मेरी क्या थी, कोई भी काम करता, मैं मैकेनिक लाइन में भी था ना, तो बहुत खुल के काम करता था और मतलब हेजिटेट नहीं करता था किसी चीज़ में। तो वहाँ भी मैं खुल के सबको, अब मुझे तो फ्री में मिल रहा था, ले भाई खा तू जितना मर्जी खा, मुझे तो ला के देना है बस, ठीक है। मैं देता था उनको, खिलाता, लो भाई खाओ जो मर्जी करो। तो मैंने वहाँ पर उस चीज़ को सर्विस प्रोवाइड करनी चालू करी। तो वेटर के काम से दिमाग में आया कि यार वेटर के काम से भी तो इतना पैसा नहीं कमाएगा, कुछ और भी करना पड़ेगा साथ साथ। तो आपने देखा कोई शादी होती है, शादी के अंदर ना एक आप देखते हो जब वरमाला जो पहनाई जाती है, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहनाते हैं, तो फूलों की बरसात होती है। आपने ध्यान देखो फूलों की भी बरसात होती है। तो क्या कि आजकल तो आप देखते हो एक बटन दबाते हैं, ऐसे बटन दबाते हैं और ऊपर फूलों की बरसात हो जाती है, धुआं हुआ, बादल बादल सब आ जाते हैं। पर उन दिनों में, उस टाइम में ये सब चीज़ें नहीं थी, टेक्नोलॉजी उतनी फास्ट नहीं थी। उन दिनों में क्या होता था, हमारे जैसे बंदों को सुबह बुला लिया जाता था। अगर शादी, अगर सुबह की, अगर 12-1 बजे की शादी है तो सुबह में 4 बजे बुला लिया जाएगा, सुबह ही 4 बजे। अगर शाम की शादी है, अगर 7-8 बजे की शादी है तो दिन में बुला लिया जाएगा 1 बजे। वहाँ हमें गुलाब के फूल मिल जाएंगे, हज़ारों हमें फूल मिल जाएंगे, और उसके बाद उनको पत्तों को हमें तोड़ना है, क्योंकि वो फूल उड़ाने हैं ना, तो क्या है कि उन पत्तों को तोड़ना है। तो अब ये समझ लो कि हमारी लाइफ में हमारी गर्लफ्रेंड तो नहीं रही, पर उस फूल को पकड़ के तोड़ते उड़ते बोलता था मैं बस, यू लव मी नॉट, यू लव मी, मतलब हंसते थे, मतलब कभी कभी हम यार दोस्तों में कि भाई चल भाई यहाँ मौका मिल रहा है यही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो वो पत्ते तोड़ना, इकट्ठे करना, और उसके बाद फिर क्या होता है, आप देखो जो पीछे जब बढ़ती, वो जैसे वो माला पहनाते थे तो हम पाइप पकड़ के खड़े होते थे, मोटर लगी होती थी हवा की, उसको पाइप पकड़ना और ऐसे ऐसे करके उनको उड़ाना उनके ऊपर फूल के। तो वहाँ से समझ लो ये चीज़ें करते 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 चीज़ समझ आई कि भाई जगदीप क्या है कि ये तो तूने फिर 300-400 रुपये 500 रुपये कमा लिए, पर तू फ़ोन कैसे लेगा, इससे तो 25,000 नहीं बनेंगे, फीस भी तू पे कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब यहाँ से मेरे को क्योंकि 3-4 हज़ार रुपये इकट्ठे करने थे, तो मैंने 1-2 बार तो चीज़ों को करा, जब कर लिया अब फीस दी मैडम को, मैडम ये लो, कॉन्फिडेंस से कह लो मैडम 3,000 रुपये आपकी महीने की फ़ीस, मैडम को दे दी, फीस पकड़ के मैंने दी। अब क्या हुआ, अब आती है मेन कहानी। अब जब मैडम ने बोला बैठो बेटा सिस्टम के सामने, कंप्यूटर के सामने, अब वहाँ था साइन टीटा @ ये वो, मैडम कह रही ये दबाओ, वो आगे सर बोल रहे ये दबाओ वो दबाओ। मेरे साथ बच्चे बैठे हुए सारे के सारे बच्चे कौन है, पढ़े लिखे। अब मैं उन सब में क्या, अंधों में काना राजा, मुझे नहीं आता कुछ भी, मुझे नहीं पता @ का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता बिल्कुल एंटर कौन सा बटन है क्या नहीं, और वो ऑलरेडी पहले से ट्रेंड बच्चे हैं। अब मैं उन बच्चों में बैठा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैंने मुश्किल से मुश्किल वो चीज़ क्लास को 10 दिन, सिर्फ 10 दिन मैं उस क्लास में गया हूँगा। 10 दिन के बाद मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे बस का ये काम है। मैंने बोला मैडम मैं नहीं आ पाऊँगा, मतलब मैंने ना रोते रोते बोल दिया मैडम मैं नहीं आ पाऊँगा। मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने उनको रोते हुए बोला कि मैडम मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं आ पाओगे, तो मैंने कहा मैम मेरे को ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं कैसे करूँगा इस काम को, तो नहीं समझ। मैंने वहाँ से उस चीज़ को क्विट करा। क्विट करते वहाँ से फिर एक भाई जो कहते रहे एक शुरुआत होनी बहुत जरूरी, उम्मीद पे दुनिया का। वहाँ पे एक दोस्त मुझे मिला, उसका नाम है अंशुल सचदेवा, आज भी वो मेरा दोस्त है। मैं अपने घर के बाहर बैठा था, उसने मुझे बस ये बोला कि तू कुछ काम करेगा, मैंने कहा हाँ करूँगा। उसने मुझे क्या करा, मुझे लाइफ इंश्योरेंस में ज्वाइन करवा दिया, एजेंट बना दिया। क्या बना दिया, लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट बना दिया उसने मेरे को। जब मैं वहाँ लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट बनकर गया, वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली, सीखा वहाँ पे काम को, लोगों को पॉलिसीज़ बेची, सब चीज़ें करी। हर बार मतलब दिमाग ये कहता है कि विचार से व्यापार, मतलब विचार कुछ लाएंगे ना, हर बार कुछ ना कुछ बदलेंगे तभी कुछ होगा। तो हर बार पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ फील्ड अपनी चेंज करता गया। पहले जुराबे बेची, रुमाल बेचा, फिर वेटर का काम किया, फिर फूल भी उड़ाया, फिर डीजे का भी बीच में काम किया। डीजे की जाके वो जो आप देखते नहीं वो बॉक्सेस होते हैं, उठा के रखते हैं, फ्लोरिंग लगानी होती है पूरी, जब जिस पे जाके आप भंगड़ा करोगे अभी शादी में जाके, वो जो नीचे फ्लोरिंग लगी होगी वो हम लगाते थे। तो वो सब चीज़ें करना, पूरी तैयारी कर देना वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें करते देखा कि भाई अब इन चीज़ों से ना पैसा नहीं कमाया जाएगा बहुत ज़्यादा, पर ये कि खर्चा चल सकता है आपका। आपको रोटी, आप भूखे नहीं मरोगे, आप भूखे नहीं मरने वाले। यहाँ से फिर जब मैं इंश्योरेंस के अंदर गया, इंश्योरेंस से जो है कि मेन शुरुआत हुई मेरी लाइफ की। इंश्योरेंस में सबसे पहले तो सीखा सामने वाले से बात किस तरीके से करनी है। जब सामने वाला बंदा आपको गाली देगा तो सबको उसको कहना है कि आई लव यू सर। वहाँ सबसे पहले एक चीज़ सीखी मैंने इंश्योरेंस के अंदर कि दुनिया बहुत, वहाँ ये चीज़ बताएगी कि दुनिया आपको कुछ भी बोल रही है, आपको पोलाइट रहना है।
आपको प्यार से रहना है, आपको किसी को भी गलत नहीं कहना। सबसे पहले वहाँ पे ये चीज़ सीखी कि दुनिया आपको गाली भी देगी, जूते भी मारेगी, गलत भी बोलेगी। आपको क्या है कि देखो कारण क्या है, क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, उसको सामने वाले बंदे को ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब आप मरोगे तो आपके घर वालों को ये मिलेगा। तो अब सीधी सी बात है, अगर मैं अगर ये बात किसी को बोलूँगा कि आप मरोगे तो आपके घर वालों को मिलेगा, सबसे पहले जूता उतार के मारेगा, साले तू मुझे मार रहा है तू आती तो मुझे मेरी मरने की बातें करने लग गया। अब वो लाइन ही ऐसी थी कि उसमें मरने के फ़ायदे बताने पड़ते थे, तो वो फ़ायदे बताए तो मगर क्या कि उसमें चेहरे पे मुस्कान भी रखनी पड़ती थी। मरना भी इतना स्मूथली दिखाया जाता था कि बहुत मतलब दिखा रही कि आप मरोगे भी तो भी आपको स्वर्ग मिलना है, ऐसी चीज़ें फीलिंग कराई जाती थी वहाँ पर, तो हमें बताना पड़ता था। और वो रियलिटी भी है कि मरने के ही फ़ायदे ज़्यादा होते हैं आज के टाइम में। अगर आप देख लो जिंदा बैठे हो तो कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, मरने के बाद बंदा बहुत अच्छा था, चाहे वो साला कितना भी कमीना हो, मगर उसके मरने के बाद हर बंदा उसकी तारीफ़ कर ही देता है कि हाँ ठीक है। तो ये चीज़ हुई। वहाँ से जब मैंने आप समझो इंश्योरेंस में एंट्री करी, इंश्योरेंस में काफ़ी अच्छा बिजनेस करा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला, बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर से मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से मेरे को। पर वहाँ पे एक चीज़, एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ पर क्या हुआ, इंश्योरेंस के अंदर ना गलत कमिटमेंट बहुत होने लग गई। सर आप इतने पैसे दीजिए, इतने साल बाद आपको ये पैसा मिल जाएगा। बहुत लोगों का पैसा बर्बाद भी हुआ वहाँ पर, बहुत लोगों ने अपना पैसा लगाया इंश्योरेंस के नाम पर, लोगों को उल्लू बनाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया। तो वो फील्ड ना ट्रस्टेबल खत्म हो गई। पहले लोगों को दिखता था कि हाँ भाई ये चीज़ होगी तो ये चीज़ ये मिलेगा हमें, बट वहाँ धीरे धीरे उस चीज़ को ना उल्लू ही बनाने लग गए लोग, बेवकूफ़ बनाने लग गए। इंश्योरेंस को लोगों ने क्या कि गलत तरीके से एक बिजनेस फील्ड में उतार दिया, जबकि वो एक भला करने का काम था, पर वो प्रॉपर बिजनेस बन गया और उसमें आम पब्लिक जो है वो गलत करने लग गई। तो क्या हुआ कि फिर वो फील्ड जो है धीरे धीरे डेड होने लगी। पर उसके अंदर हम क्या करते थे, हम आपको आज से 10 साल बाद क्या मिलेगा, आपको आज से 15 साल बाद क्या मिलेगा, हम ये बताते थे। पर फिर वहाँ से एक चीज़ समझ आई, वहाँ पे फिर एक बंदे ने उंगली पकड़ी। जब इंश्योरेंस खत्म हुआ उससे मैंने कहा भाई हमारे लिए कोई बिजनेस वगैरह बताओ भाई, कोई काम है, नॉलेज हो जाती है। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों से मिला हूँ, सब चीज़ें, अब आप लोगों को मैं जानता हूँ, आप लोग मुझे जानते हो, तो आप लोगों के कभी भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर जैसे मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टी के बारे में, तो आपको किसी कोई प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी दिल्ली में या दिल्ली से बाहर, तो आप एक बार कहोगे यार चौहान भाई मेरे को एक प्रॉपर्टी लेनी है, थोड़ा बता दो। कि मैं बोलूँगा मेरा तो ये एरिया है, बोलो सर आप सजेशन ही दे दो। अभी जैसे अभी शुरुआत ही हो रही थी, बाहर एक किसी का कॉल आया, वो मेरे से सजेशन मांग रहा था कि मेरे को वहाँ प्रॉपर्टी का काम चालू करना, करूँ ना करूँ, तो सजेशन के लिए ही कॉल कर लेते हैं। तो ऐसे किसी ने मुझे कॉल लगा लिया कि भाई, और उन दिनों मैं फ्री भी था, तो उन दिनों किसी ने फ़ोन लगा लिया कि भाई प्रॉपर्टी का काम है और तुम सेल्स का काम करते हो, तो आ जाओ हमारे साथ भी आप काम कर सकते हो, हमें क्लाइंट वगैरह दो। तो मैंने क्या करा, मैंने उस चीज़ को ज्वाइन कर लिया। जब मैंने उस इंश्योरेंस के काम को से हटकर प्रॉपर्टी के काम में ज्वाइन करा, तो मैंने एक चीज़ देखी वहाँ पर एक चीज़ देखी कि यार यहाँ पर तो मैं मरने के फ़ायदे बता रहा था, यहाँ पे तो जिंदा रहते रहते आदमी को घर बार देने की बातें हो रही है। अच्छा इस बिजनेस में मुझे क्या चीज़ दिखी, अब जो हमारे प्रॉपर्टी के बिजनेस में, रियल इस्टेट के बिजनेस में सबसे खास बात मुझे क्या दिखी कि यहाँ पर एक टेबल रखना है, सामने ग्राहक होगा, इधर आप बैठे और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ज़्यादा। उसके बाद सामने वाले बंदे को घर लेना ही लेना है, सामने वाले बंदे को घर लेना ही लेना होता था। तो हमें क्या करना था, उनको सपने नहीं दिखाने होते थे, हम उनको रेडी बिल्डिंग दिखाते थे। सर ये 4 मंजिल बनी हुई है, इसमें फर्स्ट फ्लोर आप ले सकते हो, इसका ये बजट है, लिफ्ट लगा कर दूंगा, इतने पैसे लूंगा आपसे और 80% आपको लोन करवा कर दूंगा। तो आदमी जो है वो एकदम से तैयार होता था, क्योंकि सब मैंने अभी आपसे भी कहा कि कितना पैसा कमाओगे तो लेकर मेरे पास ही आओगे, कि जितना पैसा आप कमाओगे वो आपने लेकर हमारी प्रॉपर्टी की लाइन में ही लेकर, क्योंकि हर बंदा अपनी लाइफ की 75% इन्वेस्टमेंट जो है कमाने के बाद वो प्रॉपर्टी में लगाता है। तो और प्रॉपर्टी अगर उसका कोई जानकार अच्छा है तो वो उसी के पास ही जाएगा जिसके उसके ऊपर ट्रस्ट है कि हाँ भाई ये पैसा जो है बर्बाद नहीं करने वाला, तो वो वहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड मैं लेकर आऊँगा, जो मैंने आपको ये ब्रीफ करा अपने काम के बारे में। मैंने अपनी लाइफ जर्नी आपको बताई कि कैसे एक कार मैकेनिक हेल्पर से जुराब, रुमाल, डीजे का काम करते, वेटर का काम करते करते रियल इस्टेट में पहुँचा। तो रियल इस्टेट में पहुँचने के बाद जो चीज़ मुझे समझ आई कि मैंने एक चीज़ नोट करी कि भैया ये चीज़, आप जैसे एक सवाल करता हूँ मैं आप सबसे, अगर घर में किसी के घर में किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा तो किसके लिए अपॉर्चुनिटी है? अगर किसी के घर में किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा नहीं तो फिर कुछ हो सकता है, तो फिर कोई नहीं पढ़ रहा तो बताओ किसके लिए अपॉर्चुनिटी है? बताएं सर, आप बताएं। अगर पहले तो मैं बात करता हूँ अपॉर्चुनिटी का मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मौका, और भी वर्ड कहते हैं अवसर। ठीक है, तो आप समझ लीजिए मैंने तीनों भाषा में कह दिया, अवसर, मौका और अपॉर्चुनिटी। जो इंग्लिश समझते हो इंग्लिश में समझ जाएंगे, क्यों अश्विन जी? जो आपके टाइम का बंदा हो सकता है कोई यहाँ बैठा हो सकता है, तो जो इंग्लिश समझते हैं वो इंग्लिश में समझ जाएंगे, और जो हिंदी में। तो मौका और अपॉर्चुनिटी को आप क्या समझते हैं? चांस भी कह सकते हैं इसको हम। तो आपके हिसाब से अगर किसी का बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो किसके लिए अपॉर्चुनिटी है? थोड़ा और ब्रीफ करता हूँ, बताएं। बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटी बताए रोजी? हैं? प्रॉपर्टी के लिए? नहीं ठीक है, आप इतना मेरे से मोटिवेट हो गए कि आप उसको प्रॉपर्टी में ला रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बट और कुछ बताएं।
मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो एक ट्यूशन टीचर के लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। आप समझना मेरी बात को। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब घर में बच्चे जो है कमज़ोर होने लग गए पढ़ाई के अंदर, तो क्या हुआ, लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को समझा कि फलाने का बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो लोगों ने धीरे धीरे पहले क्लासेस देनी चालू करी, ट्यूशन देने चालू करे। फिर इस अपॉर्चुनिटी को लोगों ने सर्विस में बदला कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम आपको होम ट्यूशन देंगे, हम आके घर पर। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को और बढ़ाया, उस लेवल को और बढ़ा दिया। धीरे धीरे ये इंस्टीट्यूट बनते गए, बड़े बड़े आज इंस्टीट्यूट बन गए। इन्होंने अपॉर्चुनिटी को समझा ना। आज आप समझ लो, आपको दूध पीना है, किसी को दूध पीना है अगर, तो किसके लिए अपॉर्चुनिटी है? आप समझिए, किसके लिए अपॉर्चुनिटी है? दुकानदार के लिए। अगर देखा जाए तो एक दूध वाले के लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आ गई। बच्चे को दूध पीना है, घर में किसी को दूध पीना है, चाय पीना है, तो किसके लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आ गई? एक दूध वाले के लिए। मगर दूध वाला देखा जाए तो दूध वाला क्या हुआ, एक गवाला हो गया, एक अनपढ़ है, मगर वो काम दे। पर इस काम को भी लोगों ने प्रोफेशनल तरीके से करा। आज मदर डेयरी बनकर तैयार हो गई है, आज अमूल बनकर तैयार हो गई है। इस काम को कितने बड़े लेवल पे लेकर चले, इस काम को प्रोफेशनल लेवल पर लेकर चले गए। आज अगर आप किसी की बाहर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई आपको मार पीट देता है, किसी को कर देता है, तो हम सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? हमें सबसे पहले। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब पुलिस, जब कोई हमें नाजायज हमें धमकाता करता, तो हम किसको कॉल करते हैं? हेलो पुलिस। हमें ये सारी चीज़ हो गई, तो किसके लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आ गई? तो धीरे धीरे लोग जो है पुलिस में भर्ती होने चालू हो गए। कई सालों से ये चीज़ होने लग गई। ऐसे करते करते क्या हुआ, खून निकल गया, चोट ज़्यादा लग गई, मार ज़्यादा ही पड़ गई, भयंकर चोट पड़ गई। तो किसके लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आई? तो लोग धीरे धीरे प्रॉपर डॉक्टर बनने लग गए, तरीके से बनने लगे। पहले एक नॉर्मल बीमारियां होती थी, वैद्य बनते थे, घर में आते रहे, दवाई देके चले जाते रहे, देसी दवाइयाँ। पर भयंकर भयंकर अब दवाइयाँ, आप बीमारियाँ आ गई है। तो आप समझना कि ये अपॉर्चुनिटी देखिए आपने, आज कोई जज बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई क्या क्या कर रहा है, कोई नर्स बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, हर तरह की मतलब एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आ गई। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अब मुझे एक चीज़ बता दीजिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपकी लड़ाई हो जाए किसी से? चाहते हो? मतलब आपको पुलिस की जरूरत नहीं है। मैम, आप चाहते हैं कि आपको डॉक्टर की जरूरत पड़े? नहीं चाहते बिल्कुल भी। आप में से कोई ऐसा चाहता है किसी को वकीलों के चक्कर में पड़ना पड़े? मतलब कि आप में से कितने लोग ऐसे कि जिसका एक बढ़िया सा, जो चाहता हो कि एक बढ़िया सुंदर सा घर हो हमारा? कितने लोग हैं? प्लीज, मैं चाहूंगा कि हाथ नीचे रखें। पर कितने लोग हैं कि जिनके पास जो एक बड़ा घर हो, और किसी के पास एक घर है वो उससे भी बड़ा घर हो? मेरे ख्याल से 100% लोग सबको चाहिए, हर बंदा। तो देखो, मैंने भी एक अपॉर्चुनिटी देखी, मैंने रियल एस्टेट के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी देखी। मुझे दिखा कि मैं जहां जा रहा हूं, अगर वहां 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोगों को आज नहीं तो कल घर लेना है, कल नहीं लेगा तो परसों लेगा। 5 लोग हैं तो 5 को लेना है। अब यहाँ अगर 30 लोग बैठे हैं तो 30 के 30 लोगों को घर लेना है। तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी नजर आई मेरे इस बिजनेस के अंदर कि रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस नजर आया मुझे कि सबको घर लेना ही लेना है, चाहिए ही चाहिए। अब सबसे सीधी सी बात आती है, अब मेरे और रियल एस्टेट में और अदर फील्ड में फ़र्क क्या हो गया? मैं क्यों कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, क्यों विचार से व्यापार को बार बार आगे लेकर आता हूँ कि ये विचार क्यों लेकर, और इस विचार के फ़ायदे क्या है? आप डॉक्टर बन रहे हो, डॉक्टर पूजा सब करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने अपने तरीके से अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, अपनी दुकान पर जाते हैं, पूजा करते हैं। डॉक्टर भी आता होगा, डॉक्टर भी धूप बत्ती करता होगा, वो भी कहता होगा आज आ जाए कोई किडनी फेलियर, आज कोई कहता होगा कोई कैंसर आ जाए, आज कोई मलेरिया ही आ जाए, कोई आ जाए, किसी को कोई ना कोई बीमारी। मतलब देखो, पहले क्या होता था, पहले लोग दुआएं करते थे। कहते थे कि कोई भी वैद्य होता था, कोई हकीम होता था, वो दुआएं करता था कि भाई किसी का जल्दी से इलाज करो। वो कहता था जी अब इसको दुआ दो और बाकी मैंने दवाई दे दी, अब ये ठीक हो जाएगा। पर अब क्या हुआ, ये प्रॉपर बिजनेस बन गया ना। हम तो हर चीज़ को बिजनेस बना रहे हैं ना, हर चीज़ को बिजनेस बना रहे हैं। स्टडी तक आप देख रहे हो कि प्रॉपर बिजनेस है। तो ऐसी जो वो चीज़ है कि उसको भी बिजनेस बना दिया गया। डॉक्टर लाइन भी प्रॉपर तरीके से आज बिजनेस बन चुकी है। कितने लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है? आप गलत बोल रहे हो कि जो डॉक्टरी लाइन है जिसमें आज देख रहे हो हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर बिजनेस नहीं हो रहा। कितने लोग कहते हैं कि नहीं हो रहा? हर चीज़ में बिजनेस है। दवाइयाँ तक खरीद रहे हो उसमें भी बिजनेस तैयार हो रहा है। हर चीज़ में बिजनेस है, हर चीज़ में। ये वाली लगवा लो, ये वाली लगवा लो, ये वाली लगवा लो। तो क्या है कि आप डॉक्टरों के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते हो। वकील भी जाएगा, वही मंदिर में पूजा करेगा, वो कहेगा कि घर आज किसी घर में कलेश हो जाए, फोड़ दे आज बीवी इसका सर इसका। ठीक है, रियलिटी है। आज इसमें मैं ये रियलिटी कह रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा ले रहे हो, पर ये रियलिटी है कि आज वकील चाह रहा है कि टूटे कोई एक आधा एक हड्डी तोड़े तो जो है कि मेरे पास आए। वो जानबूझ के नहीं कर रहा, उसकी मजबूरी है। वो भगवान से नहीं मांगेगा। तो जैसे अगर आप किसी का बच्चा है तो आप अपने बच्चे की सेफ्टी मांगते हो ना। आपका भाई, आप अपने भाई की सेफ्टी मांग रहे हो। आपका हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड की सेफ्टी मांग रहे हो। आपकी वाइफ है, आप अपनी फैमिली की सबकी सेफ्टी मांग रहे हो। ऐसे उसका भी काम है, तो वो भी भगवान से वो चीज़ तो मांगेगा ना, किस लिए आए हैं। जैसे आप लाखों करोड़ों रुपए मांग रहे हो भगवान से, तो किसी ना जिस फील्ड में आप होगे वो काम करने के बाद ही तो आएगा। तो मेन चीज़ क्या हो गई कि वहाँ से उस फील्ड के अंदर क्या है कि वो आपके लिए सब मांग रहा है। अब हम जब आपके लिए दुआ मांगते हैं, जब हम आप सब जो हमारे कस्टमर, अगर मैं देखता हूँ आपके अंदर, तो जब हम आपके लिए दुआ मांगते हैं, हम क्या दुआ मांगते हैं?
आज जो है भाई साहब जी, आज ये विराट कोहली जी से मिलकर आए हैं, अभी सचिन तेंदुलकर से भी मिले। ये आज इनकी मीटअप जो हो जाए, इनका महेंद्र धोनी से भी हो जाए, पूरी दुनिया के सब बड़े बड़े क्रिकेटरों से इनका मीटअप हो जाए, सारे बॉलीवुड में पहुंच जाएं। मैम काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा बड़े से बड़ा पैसा कमाए, इनका काम इतना चल जाए। ये स्टार्टअप कर रही हैं, जितने भी लोग यहाँ स्टार्टअप कर रहे हैं, मैं कहूँगा करोड़पति बन जाए वो, क्योंकि जब वो करोड़पति बनेंगे मेरी दोस्ती आपसे होगी। और आप घर किससे लेने आओगे? आप घर मेरे से लेने आओगे। तो मैं आपके लिए क्या मांग रहा हूँ रोज रोज? आज 1 लाख कमा रहे हो, 5 लाख कमाओ। 5 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमाओ, ताकि मैं बोल सकूँ साले कितना पैसा लेके मरेगा, घर ले। ठीक है, अच्छा घर भी लोगे तो जोड़ोगे, वो भी चीज़ आप ही की बन रही है। तो इसलिए मुझे ये फील्ड मेरी समझ आती है कि रियल एस्टेट फील्ड इकलौती मुझे अपने पूरी दुनिया में एक फील्ड समझ आती है कि जिसमें बिजनेस तो कर रहा हूँ, पर बिजनेस के साथ साथ मैं दुआ भी कमा रहा हूँ। रीजन 2 काम ऐसे हैं देश के अंदर जिसमें आप देखना वो कभी गरीब नहीं दिखेगा, अगर वो अयाश ना हो तो। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर वो दारूबाज ना हो, लड़कीबाज ना हो, अयाशी ना करता हो, फालतू उल्टे काम ना करता हो, तो 2 बिजनेस एक ऐसे बिजनेस है जिसमें इंसान कमाता है। सबसे पहला बिजनेस क्या है कि वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल एस्टेट। एक प्रॉपर्टी डीलर या एक प्रॉपर्टी जो बिल्डर है वो कभी आपको गरीब नहीं मिलेगा। बिल्डर से नाम सुनो, बिल्डर कितना भारी वर्ड है। बिल्डर बोलते हुए पूरा मुंह चिपकाना पड़ता है। तो आप समझ रहे हो चीज़ को कि बिल्डर वर्ड से ही मतलब अमीरी नजर आ जाती है। और अगर अब रियल एस्टेट पूरा वर्ड देखो, रियल एस्टेट, रियल में स्टेट है, रियल एस्टेट ही है, इसका नाम बहुत अच्छा रखा गया है। अब हम क्या काम कर रहे हैं, जब हम आपको घर दिलाते हैं, आप घर में आते हो, घर में आने के बाद क्या होता है कि आप दुआई तो देते हो कि भला हो यार मेरा घर बन। अच्छा आप मुंह से नहीं भी दोगे ना, आपको घर मिल गया ना, आप जब घर में शांति से सो रहे होगे ना, तो अब जब एसी की हवा लगेगी, पंखे की हवा लगेगी, तो आप ऐसी जो नॉर्मल दुआ दे रहे होगे कि हाँ मज़ा आ गया, तो हुआ किसकी वजह से? चाहे हमने कमाया पैसा, अगर हमने एक अच्छी चीज़ आपको दी तो हमें दुआ मिल रही है, तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। ये कंफर्म है, मतलब हमारा काम ऐसा है कि हम आपको घर दे रहे हैं। कहते हैं जो किसी को छत देता है उसको दुआ मिलती है, तो हाँ छत कौन दे रहा है? एक डीलर, एक बिल्डर दे रहा है। ऐसी एक किसान की बात करूँ, किसान 2 तरह से पुण्य कमाता है। एक, वो सबको अनाज देता है। आपने सुना होगा जय जवान जय किसान। क्यों किसान को, क्यों 2 लोगों की हमेशा जय रही है, एक जवान की और एक किसान की। तो किसान ने जो है हमें बाहर से लोगों से बचाया है, और जो किसान है उन्होंने हमें अंदर से बचाया, और जो जवान है उन्होंने हमें बाहर से बचाया है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, ये लाइफ की रियलिटी है। तो हमने क्या करा कि भैया मेरे को चीज़ न बताइए कि किसान जो है वो गाय को जो है वो समझ के देखो चारा डालते हैं, ऑटोमेटिक पुल है। आपको पता है ना क्या करते हो आप? सुबह सुबह कौओं को डाल के आना है दाना, चींटी को दाना डाल के आना है, गाय को वो खिलाओ, तो आप चारा खिलाओ। ऑटोमेटिक किसान क्या कर रहा है? कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है ना, तो वो चीज़ वहाँ पर समझ आती है। तो किसान और बिल्डर कभी भी जो है वो भूखा नहीं मर सकता। उसका रीज़न क्या है कि दोनों काम पुण्य के है, ये प्रॉपर है। तो इस दोनों फील्ड में से एक फील्ड में मैं हूँ, तो दोनों काम नहीं कर सकता हूँ मैं, एक काम मैं कर रहा हूँ। तो रियल एस्टेट में मुझे चीज़ समझ आई कि भाई मैं यहाँ से पूर्ति कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। अब विचार से व्यापार का प्लेटफॉर्म कब खड़ा हुआ? तब खड़ा हुआ जब मैंने चीज़ देखी कि जगदीप सिंह चौहान, लवली मतलब मेरे घर का नाम है, मैं अपने आप को लवली बोलता हूँ ज़्यादा अकेले में, कि भाई लवली जब तू कर सकता है, कि जगदीप जब तू कर सकता है, तो तू तो साले अनपढ़ है, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, और तुझे इतना समय लग गया, और तेरे सामने तो इतने अच्छे लोग बैठे हो। अच्छा यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, आप में से कितने लोग ऐसे जो 12th पास हैं? प्लीज़ हाथ खड़े करना एक बार। कितने लोग हैं जो 12th पास हो? जो उससे ऊपर हो वो भी हाथ खड़े करना, मतलब ये नहीं, मैक्सिमम सारे ही है। ठीक है, जानवी भी है, अभी हो ही जाएगी। चलो अब मैं बात करता हूँ कितने ऐसे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली अपनी लाइफ में, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उससे ऊपर जा चुके हैं। लो मैक्सिमम लोग हैं। ग्रेजुएशन से ऊपर जिन्होंने किसी ने MBA करी हो या और कोई कोर्स करे हो, देखो कितने सारे लोग हैं। तो आप समझिए मेरी बात को, जब एक कम पढ़े लिखे आदमी के सामने इतने सारे डिग्री वाले लोग बैठे, तो क्या जरूरत थी मेरे को? आप समझ रहे चीज़ को? तो मुझे ये चीज़ समझ आई। मेरी बात को समझे कि मुझे एक चीज़ समझ आई कि भाई जब यार एक बार बता, जब तू ये काम कर रहा है और उसके बाद तूने जो CA रखा है, वो इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद तेरे पास बैठ रहा है, ठीक है, अब जब वो ज़्यादा ज्ञान देता है ना मुझे, तो मैं उसको बोलता हूँ तू ज़्यादा ज्ञान मत दे, जो कह रहे हो उतना कर। वो अपनी पढ़ाई लिखाई का मेरे को थोड़ा रोब दिखाता है कि नहीं सर ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा पैसा मैंने कमाया है, मुझे पता कैसे आया है, तेरे को बस तेरी डिग्री के हिसाब से तो चल रहा है। मैं बात मतलब मजाक में करता हूँ उससे, मतलब कहने का मतलब ये कि वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, दिमाग में देता हूँ कि भाई ऐसे करना है, बाकी इसको घुमाना क्या है वो तू बताएगा, क्योंकि तूने उस चीज़ का कोर्स करा है। पर जब वो मेरे को ज़्यादा ज्ञान देने लगता है, तो मैं समझाता हूँ देख, ज़्यादा ज्ञान अगर तूने दिया होता ना, तो अगर तेरे पास होता तो तू मेरी सीट पर बैठा होता। मैंने उसको चीज़ समझाई, तो फिर वो ऐसी चीज़ समझ आई। तो मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैं कम पढ़ा लिखा होकर मेरे सामने इतने सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, तो अगर मैं वही चीज़ आप लोगों को समझाऊं या आप जैसे बहुत सारे लोगों को समझाऊं, तो उनके लिए करना और आसान होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे पढ़ाई लिखाई जो है मेरे रास्ते पे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रोड़ा बनी है, कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत आई। अगर कोई कहता नहीं कि पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, हाँ बट बहुत जरूरी है, 12th पास होना बहुत जरूरी है। जो अश्विन जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कॉलेज और नॉलेज का कोई भी
कोई कहीं से भी कनेक्टिंग नहीं होते, कनेक्शन नहीं होता, ये रियलिटी है। 12th तक हम इतना पढ़ जाते हैं, हमें इंसान की पहचान हो जाती है कि कौन रोटी खाता है, कौन लोची खाता है, हमें पता लग जाता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये हमें पता लग चुका है। 12th तक हमें पता लग चुका होता है, क्योंकि हमने स्कूल की लाइफ देख ली होती है, क्लास की लाइफ देख ली होती है, बच्चों की लाइफ देख ली होती है, सब चीज़ें देख ली होती है। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि यहाँ से मेरे को चीज़ समझ आ गई कि भैया जो है कि इस बिज़नेस को बढ़ाना है, जो काम तूने किया है अब वो दुनिया को सिखाना है कि भाई अब आप भी आओ, आप भी इस बिज़नेस को करो, आप भी रियल एस्टेट के अंदर आओ, ट्रेनिंग मैं दूंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आज सब लोग मुझे देख रहे हैं, करीबन 22 से 24 लाख मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं रियल एस्टेट के अंदर, चाहे वो यूट्यूब चैनल पर हो, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो। अगर मैं टोटल काउंट करता हूँ तो 22-24 लाख मेरे सब्सक्राइबर बनकर तैयार होते हैं। आज लाखों करोड़ों लोग मेरी वीडियोज़ को भी देख रहे हैं। तो मेरे को ये चीज़ दिख रही है कि मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ तो सब कर पाएंगे। तो मैं आपको ट्रेन करता हूं, सब लोगों को कर रहा हूं। वहां पे ये विचार से व्यापार का प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं कि आओ इस चीज़ को सीखो, इस चीज़ को समझो और रियल एस्टेट के अंदर एंट्री करो। और वहां पर जो चीज़ मैंने शुरुआत कहां से करी, अब कोई कहता है कि भाई कैसे, तो अब मैंने वो शुरुआत बाहर से नहीं करी, वो अपने घर से ही करी। मैं एक बार साथ थोड़ा सा फिर से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपनी बेटी को, एक बार थोड़ा सा, एक बार आना जानवी, एक बार आना। ये मेरी बेटी है। ये मुझे जब मैं, आप समझ लो जब मैं ठीक भी था अच्छे तभी बताया गया कि चोट लगी थी, बट जब मेरे को चोट नहीं भी लगी थी ये तब भी मुझे फॉलो करती थी। मेरा सबसे पहला फॉलोवर मेरी खुद की बेटी है, ठीक है। तो ये मेरे लिए मोटिवेट क्या होता, अब जैसे क्या ना कि मैं ये मानता हूँ कि ना कल को मेरे बच्चे ना मुझे ये बात ना बोले कि पापा मुझे उसके जैसा बनना है। मुझे ये सबसे अच्छी बात लगती है कि मेरी बेटी मुझे ये बात बोलती है पापा मुझे आपके जैसा बनना है। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। तो हर पेरेंट्स के लिए ये सबसे बड़ी प्राउड की बात होती है कि जब उसका बच्चा किसी और को देख के मोटिवेट ना हो, आपको देख के मोटिवेट हो। तो ये चीज़ जो है कि मेरी बेटी मेरी फॉलोवर बनी, इनसे ही मेरे को हिम्मत मिल रही और बढ़ती गई कि भाई जब यार मेरी बेटी मुझे इतना समझ सकती है तो दुनिया क्यों नहीं समझेगी। तो सबसे ऐसे ही करते करते आगे बढ़ते गए, करते गए। अब सबका प्यार मिल रहा है, आज आपका भी प्यार मिल रहा है। तो फैमिली ऐसे ही आप सबका सपोर्ट के बैठो बेटा, ठीक है। तो यही जो चीज़ मैंने वर्किंग करी है, मैंने अपनी स्टोरी आपको बताई बहुत तेज़ी से पूरी एनर्जी के साथ, और हो सकता है कि मैं अपनी एनर्जी जो है आपके अंदर भी डाल चुका हूँगा। काफ़ी हद तक मैंने डाल दी होगी अपनी एनर्जी। और एक चीज़ आपको मैसेज की अगर मैं बात करूँ, आपको मैसेज देना चाहूँगा कि लाइफ में ना कभी भी दुनिया के बारे में मत सोचना, कभी भी दुनिया के बारे में मत सोचना कि दुनिया क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। अगर उस मेहनत से, उस काम से, कोई भी काम एक आप ऐसा कर रहे हो जिससे कि आपकी जनता का, देश का, प्रजा का, साथियों का, समाज का नुकसान नहीं है, अगर आपके कोई काम करने से देश का, समाज का, जनता का, घर का, आपके माँ बाप का कोई नुकसान नहीं है तो आपको वो काम करना चाहिए। क्योंकि रीज़न क्या है कि आपको रोटी पड़ोसी खिलाने नहीं आएगा, रोटी आपको खुद खानी पड़ेगी। आपके मम्मी पापा का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, आपके बच्चों का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। अगर नहीं यकीन होता तो आज आप एक बार अपने 4 दोस्तों को फ़ोन लगा के बोल दो कि यार मुझे बड़ी दिक्कत आ गई, आज मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। मैं कहता हूँ अगर वो 5 लाख रुपए भी आपको दे जाए तो मैं आप कहूँगा कि मैं गलत हो गया, मैं गलत साबित हो गया। कभी नहीं देगा, बट उसको ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि आप करोड़पति नहीं हो, आप रोडपति हो। अगर आप उसको पता लग जाए कि आप करोड़पति हो तो वो आपको 50 लाख भी दे जाएगा। अगर उसको ये पता लग गया कि आप रोडपति हो तो वो आपको 1 रुपया भी नहीं देकर जाएगा, क्योंकि जब आपका सूरज डाउन हो जाएगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ये रियलिटी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो करियर है वो करीबन 16-17 साल का करियर है अपने टोटल। बट लास्ट 2 साल से कुछ टाइम पहले मेरे एक लाइफ में जो है कि बहुत कुछ अच्छा भी था, बीच में एक ऐसा टाइम भी आया था बहुत डाउन भी हो गया था, बिल्कुल डाउन हो गया था। मतलब डाउन की आप ये समझ लो कि बहुत अच्छी अर्निंग करते करते बिल्कुल डाउन हो गया था। तो उस टाइम में मैंने इस 1-1.5 साल के अंदर मैंने वो समय देखा कि जो लोग मुझे ये बोलते थे कि जगदीप 10-20 लाख रुपए चाहिए हो तो टेंशन मत लियो, कॉल कर दियो, तेरा भाई हाजिर हो जाएगा। पर जब उनको ये बात पता लगी कि अब जो जगदीप है वो करोड़पति नहीं है, वो रोडपति हो गया है, तो ये आप ये बात को समझ लो कि उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए और फ़ोन करने बंद कर दिए कि कहीं ये पैसा ना मांग ले, कन्नी काटनी जिसे कहते हो शुरू कर दी। पर ये समझो कि फिर मेहनत करी, फिर सारी चीज़ें करी, दोबारा से अपने करियर को दोबारा से स्टार्ट करा। तो ये आपको बताना इसलिए जरूरी था कि कई बार ऐसा भी होगा आपकी लाइफ में कि जब बहुत अच्छा कर रहे होंगे डाउन आ जाएगा एकदम से। कई बार ऐसा भी हो सकता है, पहली बात ना हो, भगवान ना करे ऐसा ना हो, पर कभी हो जाए तो आपको कभी हार नहीं मानना है, क्योंकि आप 0 से शुरुआत नहीं कर रहे हो, आपके पास पूरा समय है। ठीक है फैमिली, तो आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नीव नमस्कार।